एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से ना ये वीडियो से आगे यहाँ पे हम लोग आपका 12th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पे मैं आपका सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आपका एक फर्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, तो जैसे आप सभी लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स का देखा होगा कि जो भी अपना पहला वीडियो होता है, तो वो पहले वीडियो के अंदर वहां पे हम लोग आप सभी लोगों को आपका जो सिलेबस है पहले वो सारी चीजें आपको समझाते हैं। और एक बार जब भी आपको सिलेबस वगैरह पता चल गया तो फिर वहां पे अपन ये भी देखते हैं कि बाबा जो भी हमारा वहां पे बोर्ड्स का पेपर आएगा इकोनॉमिक्स का, तो फिर वो टाइम पे वहां पे हम सभी लोगों को वो इकोनॉमिक्स का बोर्ड का पेपर किस तरीके से आएगा, वहां पे हमको टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसा पेपर पैटर्न अपना होगा, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा ये वीडियो में पहले बता दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा ना वहां पे हमको एक थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ बाबा इकोनॉमिक्स का जो पेपर है हमको कुछ इस तरीके से आने वाला है और ये सिलेबस यहाँ पे हमको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो अपने वीडियोस होते हैं ये अपन स्पेशली आप सभी लोगों के लिए वहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यूट्यूब फ्री सीरीज। जी हाँ, जिसके अंदर आप सभी लोगों को आपका जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक देखो यहाँ पे दिखता होगा, राइट, है ना, ये आपके इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक है। इसका चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ये टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, आने वाले जो पूरा आपका साल होगा तो वो पूरे साल के जो वीडियोस है आपके टेक्स्ट बुक के, ओके, तो वो सारा का सारा मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यस, आज मैं आपको पहले ना ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है और पेपर पैटर्न है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, हर एक जो आपका चैप्टर है उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अपना जो सिलेबस होगा ना दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स का, वो हम वहां पे प्लान कर रहे हैं कि आपका मैक्सिमम एक अक्टूबर या दिवाली के पहले तक आपका कंप्लीट कर दे। मतलब वहां पे कैसा होगा ना कि आप सभी लोगों का जो बाद में जो आपको टाइम मिलेगा तो वहां पे आप रिवीजन या जो अपना टेस्ट सीरीज वगैरह वो सारी चीजें आप अच्छे से कर सको, ठीक है। और अगर हो सके तो फिर अक्टूबर के बाद अपन वहां पे लाइव सेशन का भी कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, सो अभी देखो जो आपका इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक है ना दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप यहाँ पे इंडेक्स पे जाओगे, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स पे जाओगे दोस्तों तो टोटल मिला के ना आप सभी लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर 10 चैप्टर्स पढ़ने। कितने चैप्टर्स पढ़ने बोलो आपको? 10 चैप्टर्स पढ़ने, ठीक है। अभी आप सभी लोग क्या कर देना दोस्तों, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो प्लीज वो टेक्स्ट बुक वहां पे निकालना, और यहाँ पे ना मैं आपको कुछ वेटेज दे रहा हूँ हर एक चैप्टर का, जैसे हमको ये पता चाहिए ना कि कौन से चैप्टर में से वहां पे हमको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा वेटेज दे देता हूँ कि भैया ये चैप्टर आपके सिलेबस में इतना मार्क कंटेन करता है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि वहां पे आप लोगों को पढ़ते टाइम ध्यान में आएगा। तो प्लीज ये जो सारी चीजें इसके ऊपर मैं कुछ लिखूंगा अगर टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो वो वहां पे आप भी लिख देना, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, टोटल मिला के यहाँ पे हमको कितने चैप्टर्स है मुझे बताओ? 10 चैप्टर्स है, ओके। तो पहला जो चैप्टर है ना तो उसका नाम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने क्लासेस के नोट्स होते हैं एक्चुअली, जो अपने प्राइवेट बैचेस होते हैं उसके अंदर हम ये देते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे सुनो, जो भी आपका पहला वाला चैप्टर है ना इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमको क्या करना है, तो जैसे आप सभी लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स में अपन वहां पे क्या करते हैं, तो जो भी अपना ह्यूमन बिहेवियर, राइट, उसका अपन वहां पे स्टडी करते है ना। तो ये जो वहां पे आपका पहला वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस होते हैं। पहला जो ब्रांच होता है उसको अपन बोलते हैं वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, और सेकंड वाला जो ब्रांच होता है उसको अपन बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमको ये जो पहला वाला चैप्टर है दोस्तों, पहले चैप्टर में यहाँ पे हमको ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका यहाँ पे हमको क्या करना है बोलो, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन वगैरह देखना है, ठीक है। फिर सेकंड हमको ये चैप्टर में क्या करना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, मतलब कौन से जगहों पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करके वहां पे हम स्टडी कर सकते हैं, वो हमको देखना है। फिर अपन क्या देखेंगे इसमें, फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऐसे 4 टॉपिक्स है दोस्तों जो हमको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है, समझ में आया। अभी ना वहां पे आप लोग क्या कर दें दोस्तों, आपका जो टेक्स्ट बुक है ना प्लीज इसका वेटेज भी वहां पे लिख के रखना, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जो आपका पहले वाला जो चैप्टर है ना इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, तो ये चैप्टर का जो वेटेज है ना वो है आपका 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक का। प्लीज वहां पे आप लिख के रखो, इसका जो वेटेज है चैप्टर नंबर 1 का वो आपको कितने मार्क के लिए आएगा दोस्तों? 7 मार्क्स आपको श्योर शॉट, मतलब कम से कम 7 मार्क का आएगा ही आएगा।
और अगर मैक्सिमम अगर आता है विद ऑप्शन तो आपको 10 मार्क का ये चैप्टर का यहाँ पे वेटेज है, ठीक है। अभी दूसरे चैप्टर का क्या नाम है, बोले यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस। पहले अपन क्या करते हैं ना, ये जो सारे वेटेज है ना वो आप लिख लो वहां पे, और फिर आपको मैं हर एक चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है वो भी बता दूंगा, और फिर वहां पे अपन जो आपका पेपर पैटर्न है वो अपन देख लेंगे, तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो चैप्टर है ना वो है अपना यूटिलिटी एनालिसिस। मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, इसका मतलब कि इसके अंदर क्या हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, ये चैप्टर का जो वेटेज है वो है 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक का। मतलब श्योर शॉट ये जो मार्क्स आपको दिख रहा है ना, ये आपके मिनिमम मार्क है, मतलब इतने मार्क का आपको आने ही आने वाला है वो चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम कितने मार्क, 7 मार्क, मैक्सिमम कितने मार्क, 10 मार्क, ठीक है। उसी तरीके से अभी देखो ये जो डिमांड वाला चैप्टर है, अगर आप यहाँ पे देख सकते होंगे 3 और ये 3A और 3B, राइट। तो ये एक्चुअली दोनों मिला के ना ये एक ही चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 3 एक ही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, वो थर्ड वाला चैप्टर कैसा है, थोड़ा बड़ा है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, वो चैप्टर को 2 पार्ट में वहां पे डिवाइड किया है। तो पहला जो यहाँ पे पार्ट है वो है ना, उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे 3A वाला पार्ट, जिसके अंदर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जो चैप्टर का 3A का वेटेज है वो है 8 मार्क मिनिमम एंड मैक्सिमम 12 मार्क, 8 मार्क से 12 मार्क को आपको ये आएगा। उसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 3B है जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको बोलूं क्या, देखो यहाँ पे ना मेरे पास वो आपका जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है वो है, और मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ दोस्तों, टोटल मिला के 104 पेजेस का आपका टेक्स्ट बुक है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो 104 मतलब है ना, मुझे ऐसे लगता है ये आपका 5वीं 5th स्टैंडर्ड से भी छोटा बुक है। ध्यान में इतना सा बुक है देखो आपके 12th की इको का, तो टेंशन लेने का नहीं, आपकी सारी चीजें जो भी होगी बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, कोई भी चीजों का सिर्फ एक ही बात है भैया, रूल याद रखना, जितना भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपको सेम डे पे जाके घर पे जाके रिवाइज करना है, बस इतना भी अगर आप कर दोगे दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ वहां पे आपको इकोनॉमिक्स में भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स को पिछले एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए हैं, ठीक है। तो इको में भी अपन आउट ऑफ ला सकते हैं अगर आप पहले दिन से मेहनत करो, समझ में आया। यस, पहले दिन से अगर आप मेहनत करोगे दोस्तों तो आपको आखिरी में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहेगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप सभी लोग डेली बेसिस पे सिर्फ 2 घंटा भी अगर पढ़ाई करोगे ना, तो आपको मैं बोलता हूं दोस्तों, आप लोगों से बहुत अलग परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप लोगों से, सिर्फ डेली बेसिस पे। हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी ये एक ही चीज है दोस्तों जो वहां पे हमको सक्सेस दिलाएगी, समझ में आया। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें अगर आप करते रहोगे ना, मतलब जैसे रोज आप 2 घंटा पढ़ रहे हो है ना, तो आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, समझ में आ रहा है। चलो अभी देखो आगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कितने मार्क है, मिनिमम 8 मार्क मैक्सिमम 12 मार्क, ठीक है। फिर सप्लाई एनालिसिस, राइट, मिनिमम कितने मार्क, 7 मार्क, मैक्सिमम कितने मार्क, 10 मार्क। वहां पे प्लीज आप लिख के रखो आपका जो इंडेक्स है टेक्स्ट बुक का, जैसे यहाँ पे मैंने कैसे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में है ना, ये सप्लाई एनालिसिस कितना बोला, यहाँ पे मैंने आपको 7 मार्क से 10 मार्क चाहिए, तो आप ऐसे लिख के लो, ये कितना था, 8 मार्क से 12 मार्क, 8 मार्क से 12 मार्क, ऐसे लिख के रखो, ठीक है। इतना लिखा आप लोगों ने पक्का, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हमको फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक, यहाँ पे अपन लिखेंगे कितना है बोलो, 7 मार्क से लेके 10 मार्क तक, ठीक है। फिर अगला है अपना चैप्टर नंबर 6, कौन सा, इंडेक्स नंबर, 8 मार्क से लेके 11 मार्क तक, लिखो आप इंडेक्स नंबर कितना है बोलो, 8 मार्क से लेके 11 मार्क तक, ठीक है। अभी देखो दोस्तों एक बात मैं आपको बोलूं क्या, कि ये ना पहला और दूसरा जो चैप्टर है ना वो कंपैरेटिवली बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, सच में बोल रहा हूं। फिर उसके बाद है ना आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 से लेके ना चैप्टर नंबर 6 तक, ये थोड़ा सा है ना लॉजिकल पढ़ने वाली चीजें है, बहुत आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एकदम मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन ना जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे दोस्तों 3rd से लेके 6th तक, तो थोड़ा है ना वहां पे आपको लॉजिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जनरली दोस्तों स्टूडेंट को है ना, मतलब मैंने अभी मेरा लगभग 4th ईयर है, मैं स्टेट बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लगभग मैंने 2016 में या 17 में कुछ टीचिंग स्टार्ट किया था। तो मैं जो स्टेट बोर्ड का अभी पढ़ रहा हूँ 4th ईयर है मेरा, राइट। तो मैंने जो पिछले 3-4 सालों में देखा है ना, तो वहां पे ना दोस्तों बच्चों को है ना ये जो 7th वाला चैप्टर है, ये 8th वाला चैप्टर है और ये 9th वाला चैप्टर है, ठीक है।
ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा उनको है ना डर लगता है, थोड़ा सा उनको गड़बड़ होता है, ठीक है। तो जब भी आप ये 7th 8th और 9th चैप्टर पढ़ोगे ना, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर के ऊपर है ना थोड़ा अच्छे से ध्यान देके पढ़ना, ठीक है। मैं पहले दिन बोल देता हूं कि जब भी 7th 8th और 9th चैप्टर चलेगा वहां पे बिल्कुल मस्ती मत करना, ये चैप्टर को बहुत सिंसियरली पढ़ना, ठीक है। कभी जिंदगी में सीरियस नहीं होने का बेटा, सीरियस हमेशा पेशेंट होते हैं और स्टूडेंट हमेशा सिंसियर होना चाहिए, ठीक है। यस, सो देखो अभी यहाँ पे ना 7th जो आपका चैप्टर है नेशनल इनकम वाला, वो रहेगा आपका 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क तक का। वहां पे लिख के रखो कितना रहेगा बेटा, 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क तक का। आगे पब्लिक फाइनेंस, तो कितना है, 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क तक का। लिख के रखो पब्लिक फाइनेंस 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। फिर यहाँ पे अपना 9th है कौन सा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट है, इसका भी वेटेज कितना है, देखो 8 मार्क्स से लेके 11 मार्क तक का। मतलब अगर आप देखोगे तो देखो 7th 8th और 9th टोटल मिला के 24 मार्क्स का इसका ही वेटेज हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो लगभग 35 मार्क्स। मतलब आपके 80 मार्क्स के सिलेबस में से आपका 24 मार्क्स जो है वो आपका ये 3 चैप्टर कैरी कर रहा है, ठीक है। कौन सा, 7 8 और 9। और जो लास्ट वाला आपका चैप्टर है कौन सा, फॉरेन ट्रेडिंग इंडिया, ठीक है। तो ये चैप्टर में यहाँ पे कैसे होगा, आपका मिनिमम जो मार्क्स रहेगा वो 4 मार्क रहेगा, मैक्सिमम जो मार्क रहेगा आपका 6 मार्क रहेगा, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 4 to 6 मार्क्स रहेगा। समझ में आया। तो इस तरीके का दोस्तों आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके अंदर यहाँ पे हमको ऐसे 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ये इस प्रकार का कुछ आपका वहां पे क्या है बोलो, वेटेज है हर एक चैप्टर का, ठीक है। अब आगे का पार्ट स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन ये है गाइस कि एचजीसी के जो लेक्चर है 2 तरीके से चलते हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो है अपना यूट्यूब फ्री सीरीज, जो अभी आप लोग ये जो लेक्चर्स देख रहे हो हमारे यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और सेकंड जो है दोस्तों वो है हमारे ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस। जी हाँ, हम ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस भी वहां पे लेते हैं। तो जो भी ऑनलाइन प्रीमियम लाइव क्लासेस है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी आपको फैकल्टीज दिख रही है, ये सारी फैकल्टीज आपको वहां पे पढ़ाती है। जो भी अपने ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस होते हैं अपने गूगल मीट के ऊपर होते हैं, जिसके अंदर आपका और मेरा दोनों का वीडियो ऑन रहता है। इसकी वजह से बहुत अच्छे से वहां पे एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा, एज गुड एज फेस टू फेस जैसा फीलिंग वहां पे आपको मिलेगा। और ये जो भी लेक्चर्स है इसका हम आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं। मतलब किसी दिन अगर आपका मान लो लेक्चर मिस हो गया तो आप वो लेक्चर को बाद में भी देख सकते हो, है ना। सो देखो ये जो बैच है ना गाइस, ये बैच में आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, रिवीजन बैचेस होंगे, चैप्टर टेस्ट सीरीज होगा, डाउट सेशंस होंगे, सारी चीजें वहां पे आपकी होगी। हर एक जो लेक्चर दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से वहां पे आपका लिया जाता है। और ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है ना गाइस, तो इसके अंदर यहाँ पे हम 4 कोर्स ऑफर करते हैं, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी इसमें एनरोल होना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर है गाइस, ये नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके जो भी आपका एडमिशन वगैरह वहां पे आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैसेज दोस्तों आपके सारे फ्रेंड्स को भी पक्का शेयर कर देना। तो चलो फिर अभी अपन अगला जो पार्ट है वो कंटिन्यू करें। अभी अपन क्या करेंगे ध्यान देना। तो मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर वगैरह आएगा ना, तो आपके इकोनॉमिक्स का पेपर के अंदर वहां पे जो आपका मतलब जो क्वेश्चन पेपर आएगा, राइट, वो कैसा आएगा वो आपके साथ अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं बोले, डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो दोस्तों कैसा है पता है क्या, कि इकोनॉमिक्स के अंदर है ना आप सभी लोगों का जो पेपर होगा, वैसे तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट जो है आपका इको का वो आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है बेटा, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। लेकिन उसमें कैसा है ना कि जो आपके 80 मार्क्स है ना बेटा, ये आपका राइटिंग बोर्ड का पेपर होगा, जो आपको बोर्ड में लिखना है वो आपका 80 मार्क्स का होगा। और जो आपका 20 मार्क्स है ना दोस्तों, ये आपका क्या होगा बोलो, आप पे इंटरनल मार्किंग होंगे, ये आपके इंटरनल मार्किंग होंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर आपका वो जो वाइवा वगैरह होता है या वो जो फाइल सबमिशन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पे आएगी आपकी, ये 20 मार्क्स के अंदर आएगी। मैं आपको बोलूं 12th स्टैंडर्ड में ना आपके जो कॉलेजेस के टीचर है ना, थोड़ा सा उनका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भैया चलो अपन ने लगे जैसे झगड़े कर लिए, खुंडस निकाल दिया, ऐसा नहीं है ना। टीचर्स को रिस्पेक्ट दो, आपको डेफिनेटली दोस्तों इंटरनल में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। समझ में आया। और आपने क्या करना है किसी के साथ दुश्मनी करके, बराबर है ना, वो अपने टीचर्स है तो कैसा है ना कि आपने उसका उनका हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज के जो भी टीचर्स है अच्छे से उनके साथ एक मतलब थोड़ा सा मेंटेन रखो सारी चीजें जितना हो सके। अगर पॉसिबल है अच्छा पढ़ा रहे कॉलेज में तो कॉलेज में डेफिनेटली अटेंड करो दोस्तों, आपको 2 चीजें वहां पे डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो आपका ऐसा 100 मार्क का पेपर रहेगा, तो उसमें से 80 और 20 ऐसे मैंने बाइफर्केशन आपको बोल दिया, ठीक है। अभी ना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ है ना, ये जो आपने 80 मार्क्स है ना बेटा, ये 80 मार्क्स राइटिंग का, उसके बारे में यहाँ पे आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यार, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना दोस्तों, तो टोटल मिला के आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे बोले, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
अभी ना यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जैसे देखो यार ये तो हर पेपर में आपका कॉमन है, कोई भी सब्जेक्ट लो, कि 80 मार्क्स में से यहाँ पे आपने देखा होगा तो आपका 25% जो सिलेबस होता है, मतलब 80 का 25 बोले तो कितना, 20 मार्क्स का जो आपका सिलेबस रहेगा ये आपका कंपल्सरीली ऑब्जेक्टिव ही रहता है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न देख लेना, आपका यहाँ पे 80 मार्क्स में से 25% या 20 मार्क्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और बाकी का जो 75% सिलेबस है, मतलब बाकी का जो 60 मार्क्स का है, वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, तो वो आपका क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट रहेगा। समझा क्या? तो 20 मार्क्स का यहाँ पे आपको क्या करना है बोलो, ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग करना है, और बाकी का जो अपना बचे हुए मार्क्स है उसमें हमको क्या करना है बोलो, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करना है। तो जो भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे आप सभी लोगों को ऐसे ना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब आपको ऐसे 8 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, और इसमें से आपको वो क्या पूछेंगे, तो कोई भी 4 पूछेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे होगा कि आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या हो सकता है बोलो, 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कैसे होगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वेटेज आपका 20 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपको क्या करेंगे, वो 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चंस आपको देंगे, और ये 4 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो ये 8 जो ऑप्शंस है ना उनके पास, तो ये 8 ऑप्शन में से कोई भी 4 वो दे देंगे आपको 5-5 मार्क का। समझ में आया कि फिर उसमें फिलअप्स रह सकता है, उसमें कोरिलेशन रह सकता है, इकोनॉमिक टर्म रह सकता है, मैच द पेयर हो सकता है, ऐसा कुछ भी वहां पे क्या हो बोलो आ सकता है, ठीक है। तो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क का 5 मार्क के 4, ठीक है। सेकंड, आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा, लिख के रखना दोस्तों, सारी चीजें लिख के रखना, ठीक है, प्लीज लिख के रखना। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वहां पे कैसा होगा, तो आपको है ना वहां पे उसमें सेकंड ए एंड सेकंड बी ऐसे 2 चीजें आपको वहां पे दी रहेंगी, ठीक है। अभी पहला क्या दिया रहेगा आपको, यहाँ पे आपको टोटल मिला के 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे सेकंड ए में, और ये 5 में से आपको कोई भी 3 सॉल्व करना है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे ना आपका 2 मार्क का रहेगा, मतलब यहाँ पे आपका सेकंड ए का जो वेटेज है वो 3 इंटू 2, मतलब कितना रहेगा बोलो, 6 मार्क का यहाँ पे आपको वेटेज रहेगा, ठीक है। अभी ना यहाँ पे आपको कैसे करना है मालूम है क्या, कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, मतलब क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको वो क्या करेंगे, जैसे स्टडी ऑफ, मान लो कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए या स्टडी ऑफ मिस्टर एज इनकम, तो इसको अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब भी अपन किसी इंडिविजुअल पर्सन का स्टडी करते हैं मतलब माइक्रो, एंड जब भी सारे इकोनॉमी का या सारे सोसाइटी का एक साथ स्टडी करेंगे दैट इज मैक्रो। तो आपको है ना ऐसा वो कुछ लाइन देंगे, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ मिस्टर एज इनकम, है ना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो आपका ऐसा आएगा, तो आप आपको लिखना है इट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट, एंड फिर उसका आपको क्यों ये आपको लिखना है। तो ऐसे तरीके के आपको वहां पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 5 में से आपको 3 लिखना है। और आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो डिफरेंस बिटवीन रहता है ना वैसा, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मान लो इंडिविजुअल इनकम एंड नेशनल इनकम, ओके, या फॉर एग्जांपल टोटल यूटिलिटी एंड वहां पे अपन बोल सकते हैं समझो जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ऐसा आपको डिस्टिंग्विश वहां पे आएगा। तो आपको 5 में से वहां पे क्या करना है बोलो, 3 वहां पे लिखना है। समझ में आया क्या? तो वो भी कैसा रहेगा, 2 मार्क ईच रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो है ना ये 4 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 में से आपको यहाँ पे 3 सॉल्व करना है, 12 मार्क आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वेटेज रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपके ये आते हैं ना रे, मतलब जैसे मीडियम आंसर्स वाले, मतलब नहीं क्या कि बाबा वहां पे आपको जो 7-8 लाइन में 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है, कुछ इस तरीके के। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, या फॉर एग्जांपल ऐसा आ सकता है बाबा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, जो लॉन्ग टर्म आंसर भी आप यहाँ पे उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या आएगा, तो वैसा ही यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, देखो आपको कितने सारे ऑप्शंस वो दे रहे हैं ना, 5 में से 3 सॉल्व कर, हर एक इसमें आपको ऑप्शन है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन नहीं है बेटा। मतलब आपको जो 5-5 मार्क के 4 देंगे ना वहां पे आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन सेकंड ऑनवर्ड्स आपको वहां पे हर जगह पे ऑप्शन है, तो बहुत आसानी करना है ना। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेट विद द रीजन वेदर यू, मतलब कोई आपको स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, यानी फिर बोलेंगे कि आप ये स्टेटमेंट के साथ एग्री हो क्या, अगर एग्री हो तो क्यों एग्री हो, अगर एग्री नहीं हो तो क्यों एग्री नहीं हो, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन वो देंगे, वो आपको करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो वहां पे आपको एक टेबल देंगे, ओके, तो मतलब कैसा है, केस स्टडी वाइज
वाइज क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको भी 4 मार्क का रहेगा, आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 2 आपको वहां पे सॉल्व करने। नॉर्मल एक टेबल रहेगा, जैसे आप वो इंग्लिश में नहीं क्या पैसेज रीडिंग करते हो, यानी पैसेज रीडिंग के हिसाब से वहां पे आप नीचे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो उसका वहां पे सॉल्विंग करते हो, तो कुछ इस तरीके का ही रहेगा। और लास्ट में जो है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो वहां पे क्या होगा ना, आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको वहां पे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये हर एक जो रहेगा ना वो 8 मार्क का रहेगा, मतलब ये वेरी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना 6th वाला, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, जैसे आपको पता है बाय प्रोफेशन मेरा कंपनी सेक्रेटरी हुआ है, ठीक है। तो कैसा है कंपनी सेक्रेटरी, ये जो कोर्स है ना, ये अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो उसमें 80% लगभग थ्योरी होता है ना। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थ्योरी का कैसे पढ़ना चाहिए वो शायद मैं आपको अच्छे से बता पाऊं, ऐसे मुझे फील होता है, ठीक है। तो है ना, देखो यार, जब भी मैं खुद वहां पे थ्योरी पढ़ता था ना, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, ठीक है, तो वहां पे ना आप सभी लोगों को है ना, जो डेफिनेशन होती है कोई भी चीजों की, जो डेफिनेशन होती है, तो वो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। दूसरी बात, आप सभी लोगों को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपके साथ बात करूं, तो जैसे उसमें क्या है ना, इससे 7-8 तरीके के अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। तो अभी जैसे ना मान लो फॉर एग्जांपल ये जो अपने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे 7-8 तरीके के अलग अलग क्या है बोले यहाँ पे फीचर्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखता होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बोला था 8 पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है पता है क्या, कि जब भी आपको ऐसा पूछें क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा फीचर्स ऑफ माइक्रो, वहां पे कैसा आएगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ऐसा आपको 8 मार्क का अगर मान लो आ जाता है, तो वहां पे ना फिर आपको ऊपर का तो लिखना ही है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो आपको सब लिखना है। और जब भी आप दोस्तों कोई भी ऐसा वाला क्वेश्चन करोगे जिसके अंदर यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग सब पॉइंट्स है, आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये जो सारे सब पॉइंट्स हैं दोस्तों, वो आप एक पेज पे लिखने की आदत डाल देना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे हेडिंग लिखना फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और वहां पे क्या करना ना, इसके अंदर की ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, वो एक कागज पे वहां पे लिख के रखना, और डेली बेसिस पे क्या करने का ना, उसको रिवाइज करने का। जैसे मान लो अभी हर एक चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन ही है, उसके ऊपर तो है नहीं, तो 10 चैप्टर मिला के टोटल रहेंगे भी कितने, 5 क्वेश्चन, और आप ऑन एन एवरेज पकड़ लो 10 × 5 मतलब 50 क्वेश्चन है अपना। आप मुझे बोलो आने वाले 200-250 दिन में आपके 50 क्वेश्चन के ऐसे अंदर के 7-8 पॉइंट याद नहीं होंगे क्या? डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो। आप डेली क्या करो, 2 ही क्वेश्चन को याद करो। देखो मैं वापस बोल रहा, रट्टा नहीं मारने को बोल रहा है, लेकिन ये बाहर के पॉइंट तो आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा ना। जब भी आप वहां पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप मान लो आप एक एग्जामिनर हो, या मान लो आप पेपर को चेक करने वाले हो, तो आपको क्या करेंगे, वो जो बोर्ड्स वाले रहेंगे वो आपको सजेस्टेड आंसर देंगे, और सजेस्टेड आंसर में तो आपको यही पॉइंट्स दिखेंगे ना। तो जब भी आप वहां पे चेक करोगे तो आप थोड़ी ना सोचोगे हाँ यार इसने मान लो दूसरा पॉइंट लिखा तो इसका मतलब तो वही होता है, वैसा तो नहीं होगा ना। तो हमको पॉइंट्स तो मैच करने पड़ेंगे जब वो हमको आंसर वहां पे देगा। मतलब अगर वो जब भी हमको मार्क्स एलोकेट करेगा तो टेक्स्ट बुक के ही तो पॉइंट्स देखेगा ना, ये पॉइंट्स भी टेक्स्ट बुक के ही, भला क्या मतलब ऐसा नहीं कि इधर मैंने कुछ मन से किया है, ये जो पॉइंट्स है वो टेक्स्ट बुक का अंदर का कंटेंट मैंने थोड़ा सा इजी करके आपको दिया हुआ है, समझ में आया क्या? तो ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी। फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, आपका इको रहने दो, आपका एसपी रहने दो, आपका ओसीएम रहने दो, सब्जेक्ट कोई भी रहने दो, आप सिर्फ हमेशा याद रखना कि ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये पॉइंट्स को हमेशा अच्छे से आप लोगों ने वहां पे याद रखना चाहिए, और एक नोटबुक पे वहां पे अपने पहले से समरी नोट्स बनाने की आप आदत डाल देना, ठीक है। समरी बनाओगे आप ज्यादा टाइम के लिए याद रख पाओगे, कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। ओके चलो अभी ना दोस्तों अपन क्या करेंगे, मैंने आप सभी लोगों के साथ पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, मैंने आप सभी लोगों के साथ वहां पे ये भी डिस्कस कर लिया, क्या आपका जो यूनिट वाइज है, चैप्टर वाइज जो वेटेज है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी मैं यहाँ पे आपके साथ क्या करूंगा पता है क्या दोस्तों, तो आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे मैं जो आपके चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर का तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वैसे ही सेकंड चैप्टर का देख लेते एक बार, एक 5-10 मिनट और लेक्चर चलेगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लेक्चर को रोक दूंगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सेकंड जो अपना चैप्टर है उसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी मतलब आपको भी पता है, आपने इलेवन में पढ़ा था, इट इज नथिंग बट द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे प्यास लगी है, ये मेरे पास बॉटल है ना, खाली है वो बस जाने दो, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मैंने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल बॉटल से पानी पी लिया, और अगर ये पानी ने अगर मेरी प्यास बुझाई, ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पानी में यूटिलिटी है, मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की। अगर किसी भी चीज में, किसी भी कमोडिटी में अगर वहां पे पावर होगी तो अपन बोलेंगे उसके अंदर क्या है, बोला अपना यूटिलिटी है। तो उसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो ये यूटिलिटी एनालिसिस में यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले अपन वहां पे पढ़ेंगे
मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। फिर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, अलग अलग टाइप्स होते हैं यूटिलिटी के, ओके वो देखेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, उसके एजम्पशन एक्सेप्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, ठीक है। इसके अंदर हमको थोड़ी चीजें ज्यादा पढ़नी है, लेकिन चैप्टर इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट आपको नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको सेकंड चैप्टर में पढ़नी। तीसरा चैप्टर देखो क्या दिया यहाँ पे आपको, डिमांड एनालिसिस, ओके। तो अभी देखो यार, जैसे फॉर एग्जांपल सीधी बात है, आपको मान लो पानी में से यूटिलिटी मिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने पानी पिया ना, तो आपने पानी में से क्या हो गया, हमको यूटिलिटी मिल गया, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम वहां पे हमको जब भी प्यास लगेगी, तो हम ये पानी का वापस डिमांड करेंगे क्या, नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम पे हमको ये पानी से हमारी प्यास बुझ गई थी। समझ में आया क्या? तो इतना तो आप समझ सकते हो ना कि हम किसी भी चीजों का डिमांड ये तभी करते हैं जब हमको लास्ट टाइम में से उसमें से हमको यूटिलिटी मिला होगा, बराबर है क्या नहीं? तो यहाँ पे ना दोस्तों हमको क्या करना है, जो भी कंज्यूम, देखो डिमांड एनालिसिस मतलब यहाँ पे हमको है ना, ऑब्वियस है, जो भी पर्सन डिमांड करता है उसको अपन यहाँ पे कस्टमर भी बोल सकते हैं और कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? देखो दोनों में डिफरेंस है, कस्टमर एंड कंज्यूमर बोथ आर डिफरेंट। कंज्यूमर मतलब अल्टीमेट यूजर्स ऑफ द कमोडिटी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, लीरिल का सोप लाया और वो सोप से मैं खुद नहा रहा हूं, तो मैं वो सोप का यूज कर रहा, तो मैं कंज्यूमर हो गया। लेकिन मान लो वो लीरिल सोप मैंने लाया और मैं मान लो मेरी दुकान में रख के उसको किसी को बेच रहा हूं, तो वो मैं रीसेल के लिए लिया है, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं कस्टमर हूं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो भैया, आपने अकाउंट्स के लेक्चर मेरे देखे, राइट? आपको आप कभी तो भी ऐसा लगा क्या रे कि ये इंसान ऊपर ऊपर पढ़ा रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा यार। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा हूं या मेरे प्राइवेट बैच में पढ़ा रहा हूं ना, तो पूरे इधर से पढ़ाऊंगा। अरे कोई चीजें ऐसे रट्टा मार के नहीं होती भैया। आपको जो सिखाऊंगा ना, वो आपको ना मैं इतना लॉजिकल सिखाऊंगा, इतना प्रैक्टिकल आपको सारी चीजें बना के दूंगा ना, कि आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार अपन कोई पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा ये तो अपन डेली करने वाली चीज है। जैसे आपको कंज्यूमर कस्टमर कितना आसान तरीके से सिखा दिया कि नहीं बताओ, तो वैसे ही अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे, टेंशन मत लेना, ओके। देखो तो पहला अपने को यहाँ पे क्या करना है ना, फिर कि ऑब्वियस है डिमांड एनालिसिस में यहाँ पे हमको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। जैसे आपको भी पता है कोई चीजें अगर बहुत महंगी होंगी तो अपन उसको परचेस नहीं करते, लेकिन अगर वही चीजें अगर थोड़ी सस्ते में मिल गई तो अपन उसको परचेस करते। तो ये सब चीजें, तो यहाँ पे ना हमको मीनिंग देखना है, टाइप्स देखना है, फिर इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसका एजम्पशन, एक्सेप्शन और वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको पढ़नी है, ओके ना। अभी ना यहाँ पे हमको आगे वाला दिया है उन्होंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या करना है बोले, यहाँ पे हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। अभी इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बोलो, चेंज होता है, ठीक है। तो ना अभी जो भी अपना डिमांड है ना दोस्तों, वो अलग अलग चीजों के ऊपर एक इन्वॉल्व रहता है। तो अलग अलग चीजें मतलब के, जैसे प्राइस होती है, या फॉर एग्जांपल मान लो कि कुछ रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा दोस्तों कि हमको इलास्टिसिटी में क्या पढ़ना है। सिर्फ इतना याद रखना, इलास्टिसिटी मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पे ना देखो हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखना है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, फिर वहां पे अपन दूसरा बोल सकते हैं जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे उसमें। फिर आगे मेथड्स उन्होंने दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के, और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। आगे सप्लाई एनालिसिस में, अभी सप्लाई मतलब कौन करेगा, सप्लाई मतलब जो भी पर्सन माल को देगा उसको अपन क्या बोलेंगे बोलो, प्रोड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। तो सप्लाई एनालिसिस के केस में यहाँ पे अपन प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे ना पहली बात तो टोटल आउटपुट मतलब क्या अपन देखेंगे। देखो यार, जैसे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, तो प्रोडक्शन करेंगे तो उसके पास जो अवेलेबल रहेगा उसको अपन आउटपुट बोलेंगे। फिर उसमें से वो जितना भी मान लो फॉर एग्जांपल वो लोगों को देगा उसको अपन सप्लाई। से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, टाइप्स देखेंगे, उसके डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, सप्लाई के लॉ देखेंगे, एजम्पशन, एक्सेप्शन, वेरिएशन एंड चेंज, इतनी सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। आगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी देखो दोस्तों, जो मार्केट होता है ना अलग अलग टाइप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे मैं बोल सकता हूँ, समझो कैसा, तो एक ये होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, फिर उसके अंदर मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। मोनोपोली, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। फिर आगे उन्होंने दिया हमको इंडेक्स नंबर। अभी देखो यार दोस्तों, किसी भी चीज का स्टडी करने के लिए हमको कोई ना कोई टूल लगता है। क्या लगता है बोलो, टूल लगता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी जैसे आज मतलब कि अपना एटमॉस्फेयर, वेदर को चेक करने के लिए तो कोई ना कोई टूल रहेगा ना, पॉपुलेशन को चेक करने के लिए भी तो कोई ना कोई टूल रहेगा। तो उसी तरीके से ना यहाँ पे
इंडेक्स जैसे अपन मान लो किसी का टेम्परेचर अगर चेक करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए अपन वहां पे क्या करते बोलो, थर्मोमीटर का यूज करते। तो उसी तरीके से जब भी हमको वहां पे इकोनॉमिक्स का स्टडी करना है, तो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के लिए इंडेक्स नंबर इज वन ऑफ द टूल। समझ में आया क्या? वो टूल की हेल्प से अपन वहां पे क्या करेंगे बोलो, इकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे। तो उसके बारे में देखना है, तो उसका मतलब क्या वो देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, टाइप्स, इंपॉर्टेंस है, इंडेक्स नंबर को कैसे बनाया जाता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। अगला यहाँ पे आपका नेशनल इनकम, राइट? तो नेशनल इनकम में क्या है, डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, उसके फीचर्स क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स, डिफिकल्टीज, मतलब नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री का इनकम। तो पूरे कंट्री का इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी तो आएगी, कुछ मेथड्स भी तो रहेंगे, तो वो सारे मेथड्स अपन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगला है आपका पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब क्या है कि जब भी ना गवर्नमेंट लोगों के पास से पैसा कलेक्ट करती है, ओके, तो उसको अपन यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे हमको स्टडी करना है, राइट? जैसे देखो अभी गवर्नमेंट को भी वहां पे कहीं ना कहीं पे पैसे की जरूरत गिरती है। गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी सारी चीजें करता है, गवर्नमेंट रोड्स बनाता है, डैम्स बनाते हैं, गवर्नमेंट जो लोगों को जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीजें होती है जो कैपिटल नेचर की होगी, कुछ ऐसी चीजें होगी जो रेवेन्यू नेचर की होगी, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पैसा लगता है, तो उसके बारे में यहाँ पे अपन देखेंगे। तो गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलता है, रेवेन्यू रिसीट क्या, कैपिटल रिसीट क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, ये सारा अपन देख लेंगे। टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है ना, जैसे आपको पता है 1 फरवरी को हर साल वहां पे गवर्नमेंट का एक बजट आता है, और उसके अंदर आने वाले सालों में क्या क्या चीजें होगी, कितना पैसा गवर्नमेंट ने अलॉट किया, वो सारी चीजें वहां पे एक प्लानिंग लिखा रहता है, उसको अपन बजट बोलते हैं, बराबर। तो वो सारा अपन देखेंगे। आगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखो बहुत बार हमको जब भी पैसा लगता है तो वहां पे दो तरीके के मार्केट होते हैं, पहला होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। जब भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो अपन मनी मार्केट से उठाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो यहाँ पे अपन कैपिटल मार्केट से उठाएंगे। तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शंस, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। और लास्ट में फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, मतलब जैसे आपको पता ही है दोस्तों कि अपना जो मतलब जो इंग्रज वगैरह जो लोग थे, राइट, उनका अपने ऊपर राज चल रहा था, है ना। फिर 1947 में अपना क्या हुआ बोलो, इंडिया जो इंडिपेंडेंट बन गया। तो उसके पहले तो ब्रिटिशर्स लोगों का अपने ऊपर वहां पे राज चल रहा था, बराबर ना। लेकिन बाद में अगर आप आज का टाइम देखोगे तो यहाँ पे अपना इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ डील कर रहा है। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड इन इंडिया मतलब क्या, कि जब भी अपना कंट्री किसी और कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सारी चीजें, वो हमको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपका प्यारा सिलेबस है। हाँ जी हाँ, ये जो नोट्स है वो तो थोड़े बड़े यार मेरे, 240 पेजेस का है, क्योंकि इसके अंदर मैं सारा कुछ कवर किया आपका, है ना। टेक्स्ट बुक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स है, आपके एक्सरसाइज के आंसर्स है, एडिशनल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ओके। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा नोट्स बड़ा लगता होगा, लेकिन डोंट वरी, आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा सारी चीजें टेक्स्ट बुक से एकदम जोरदार तरीके से कवर करके ले लूंगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपका इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे भी आपको मैं जो पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे तरीके सारी चीजें आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे मैं दोस्तों ये लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।